ओके। चलो हम अब फिर से शुरू करते हैं लेक्चर 4 में। हमने अभी तक बेसिक सीक्वल की कमांड सीख ली, सिलेक्ट वगैरह, फ्रॉम, वेयर क्लोज, फिल्टरिंग, ग्रुप बाय, केस वन स्टेटमेंट एंड कुछ कॉलम एंड रो के फंक्शन है। कॉलम फंक्शन ये एक्चुअली ये बेसिकली इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मॉड्यूलो हम कर चुके हैं। डिवीजन, किसी भी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो मतलब किसी भी कॉलम को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से भी डिवाइड कर सकते हो और दूसरे कॉलम से भी डिवाइड कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी सेम है। फिर कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन आ जाते हैं कि किसी कोई अगर स्ट्रिंग कॉलम है या स्ट्रिंग वैल्यू है, तुम्हें उसको किसी भी मतलब अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में करना है, किसी की लेंथ जाननी है कि कितनी लेंथ है, ट्रिम करना है कि आगे पीछे स्पेसिस है वो हटाने हैं, तो उसके लिए ट्रिम फंक्शन यूज होता है। कंकैट, अगर तुम्हें दो या तीन या जितने भी अलग अलग कॉलम्स या फिर अलग अलग स्ट्रिंग की वैल्यूज वो कंकैट मतलब जोड़नी है साथ में, तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कॉलम वन स्पेस कॉलम टू, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम जैसे करते हैं नॉर्मली। रिप्लेस में भी कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है तुम्हें रिप्लेस करवाना है, वो रिप्लेस हो जाएगा। सब स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर कॉलम में से एक स्टार्ट और एंड पोजीशन पता है तुम्हें, वहां से कुछ वैल्यूज उठानी है। एक पैटर्न, एक कॉलम है जिसमें पैटर्न है कि पहले चार अक्षर होंगे लेट्स से, वो उसका वेट डिफाइन करेंगे, फिर आगे कलर एंड सो ऑन। फिर तुम्हें सिर्फ कलर की वैल्यू उठानी है, तो जो तुम हर कॉलम में हर वैल्यू के लिए स्टार्ट भी पोजीशन सेम है, लेंथ भी सेम है, तो तुम्हें उस कॉलम का नाम डालोगे, स्टार्ट पोजीशन डालोगे एंड लेंथ डाल दो। एंड डेट टाइम फंक्शंस बेसिक है थोड़े से, तो एक बार ये मैं लिंक डाल देता हूँ एंड ये इसके थ्रू मतलब गो थ्रू कर लेना एक बारी के लिए। तो ये मैं इन कॉल में डाल दे रहा हूँ, बाद में कर लेना, ये सेव रहेगा तुम्हारे लिए। इसमें इस वेबसाइट पे जाके एंड तुम्हें बेसिकली सिर्फ कॉलम एंड रो ऑपरेशंस देखने हैं, बाकी तुम थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर सकते हो जो भी है। तो अब हम एक चीज पे और आते हैं, केस वन हो चुका है, अब हम आते हैं नल वैल्यूज कैसे हैंडल करनी है। तो हर कॉलम में अलग अलग नल वैल्यूज आती है। अब तुम या तो नल वैल्यूज को एज इट इज नल जैसे रखना चाहो वैसे रख सकते हो, बट कई बार क्या होता है कि तुम्हें अगर नल वैल्यू है ये, तो तुम कुछ और उसका उसको अलग तरीके से डिफाइन करना चाहोगे। सो लेट्स से इसमें जैसे एलर्जीज है, तो अगर एलर्जीज नल है तो अब दो तरीके हैं, या तो हम कोलेस यूज कर ले। कोलेस फंक्शन क्या करता है, जहां जहां पे भी जो नल वैल्यूज आएगी उसको जो भी तुम प्रोवाइड करोगे उससे रिप्लेस कर देगा। तो कोलेस ये करता है। सिमिलरली इसकी जगह इफ नल भी यूज कर सकते हो, तो एक याद रखो, जरूर नहीं है दोनों याद रखना। तो लेट्स से पेशेंट आईडी रख लेते हैं एंड एलर्जीज रख लेते हैं। फिर इस पे अभी मेरे पास ये भी नहीं, एलर्जीज एंड नो एलर्जी हम डाल लेंगे। तो जहां जहां पे भी नल था उसको नो एलर्जी से रिप्लेस कर दिया। तो कोलेस हमारा ऐसे काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है नल इफ। अगर मतलब ये बेसिकली कोलेस भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है। कोलेस यूजुअली हम स्ट्रिंग्स के साथ यूज करते हैं, बट हम नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। हाँ संदीप, क्या क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन है? अनम्यूट करके बोल दो। हाँ हम्म हाँ, हम जब लेफ्ट जॉइन यूज करते हैं हम्म। तो कुछ वैल्यूज हमें एज ए नल जो रिटर्न होता है हाँ हाँ उसको हम कैसे सेम। हाँ तो अब क्या हाँ होगा, मतलब हाँ वहाँ कैसे हैंडल कर सकते हैं नल वैल्यू अब क्या किसी होता दूसरे है, रिटर्न के साथ। हाँ चलो मैं बताता हूँ। लेट्स से तुमने लेफ्ट ज्वाइन किया एंड नल वैल्यूज आ गई। अब जरूरी नहीं है तुम्हें हर बारी वो नल वैल्यूज हैंडल करनी है। अगर तुम्हें हैंडल करनी पड़े, लेट्स से तुम्हें ये बोल दिया गया कि चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा सा। पेशेंट्स टेबल में तुम्हें पता है सारे पेशेंट्स की हिस्ट्री है, सारे पेशेंट्स का नाम है एंड एडमिशंस में सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन, एडमिशंस में सिर्फ वही पेशेंट्स आएंगे जिन्होंने जिनका कभी भी एडमिशन हुआ है। तो हम ज्वाइन करते हैं ऑन पेशेंट आई डी इक्वल टू ए डॉट पेशेंट आई डी। तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाती है, एलर्जी आ गया। अब हमारे पास ए डॉट एडमिशन डेट, लेट्स से कहाँ पे नो, हाँ तो यहाँ पे एम्बिगियस कॉलम आ रहा है तो पी डॉट ही लेंगे। तो अब जहाँ जहाँ पे भी एडमिशन नल है, तो ये वाले वही उस ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन की वजह से हुआ है कि एडमिशन उनका एग्जिस्ट नहीं करता। तो
अब हम लेट्स से कि हमें इस तरीके से हैंडल करना है इसको कि अगर कोई अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो तुम चाहते हो कि उसको वैल्यू मिल जाए, लेट्स से नॉट एडमिटेड येट, और इसको फिर नाम दे सकते हो तुम कॉलम को एडमिशन डेट, भी सेम भी दे सकते हो ना। सो अब जहाँ पे भी तुम्हारी नल वैल्यूज ज्वाइन की वजह से आ रही थी वहाँ पे हमने उसको रिप्लेस कर दिया नॉट एडमिटेड येट से, या फिर तुम एक फ्यूचर की डेट भी दे सकते हो, क्योंकि डेट कॉलम है, अगर मैं उसमें बीच में टेक्स्ट डालूंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो तुम क्योंकि ये अपनी हैंडलिंग के लिए कर रहे हो तो यू कैन गिव अ फ्यूचर डेट एज वेल, कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ एक फिक्स डेट दे देते हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं करेगी डेटाबेस में। अभी क्या मैंने टेक्स्ट दे दिया तो ऊपर वाले भी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो बाद में फिल्टरिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो जो कॉलम डेट का कॉलम है उसमें डेट की ही वैल्यूज कोलैस करना, एंड जो टेक्स्ट है उसमें टेक्स्ट की ही वैल्यू कोलैस करना। तो ये हमारा कोलैस फंक्शन है। ये जो भी आपका नल हैंडलिंग करता है, जहाँ पे भी नल होगा तुम उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो कि ये डिफॉल्ट वैल्यू जान चाहिए। सिमिलरली इफ नल भी अगर हम यूज करते तो वो भी सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करता है। कुछ डेटाबेसेस में दोनों होते हैं, कुछ एक में एक होता है दूसरा नहीं होता है, फंक्शनिंग बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा अगर मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे तो काम कैसे करता है उस पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है, बाकी मतलब वो जानने की ज़रूरत नहीं होती ना, क्वेश्चन है। बट अगर तुम अपनी खुद की रिसर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो कि कोलैस और इफनल में बिल्कुल डीप डाइव में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अब एक और आ जाता है नल। हाँ, तो अब क्या करेगा नल इफ, थोड़ा सा उल्टा काम करता है। सो लेट्स से तुमने हमने दिया एलर्जी, देखो अमन, ऐसा कोई मटेरियल मेरे को तो नहीं पता, बस गूगल ही कर लेता हूँ मैं भी यूजुअली। अब तो चैट जीपीटी है, तुम वो भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा आज तक तो कुछ, क्योंकि जो एक डेटाबेस ही यूज़ करोगे तो लाइफ टाइम हमने या तो माई सिक्वल पोस्टग्रेस ये यूज़ होता है, एंड मतलब मोस्टली बहुत ज़्यादा कोलैस हो गया, जॉइंस हो गए, बेसिक फंक्शंस हर जगह होते हैं जब तुम किसी डेटाबेस से काम करते हो। बस हाँ, उससे रिलेटेड कुछ अगर तुमने यूज़ एक्स्ट्रा करना है तो उसके बारे में फिर चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। अलग से ऐसे रिसोर्स अगर मेरे को मिलता है तो मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो नल इफ क्या करता है कि आपकी दो वैल्यूज आएगी, लेट्स दो वैल्यूज आएगी, अगर वो दोनों वैल्यूज सेम है तो आपको, अब ये उल्टा काम कर रहा है, ये जो एक्चुअल वैल्यू है उसको नल में कन्वर्ट कर देगा। सो लेट्स से एलर्जीज, अगर एलर्जीज में सुल्फा आता है तो हम इसको नल देना चाहेंगे। तो जहां जहां पे भी नल है वो तो नल रहेगा ही। अब क्या हुआ, जहां पे एलर्जीज इसके बराबर आ गई है, अब ये क्या चेक कर रहा है, इफ कंडीशन अब इन अ वे कि अगर ये इसके इक्वल होगा तो ये एक नल दे देगा। अब इसका यूज केस क्या है, इसका यूज केस ये है कि अगर लेट्स से हमने एक मैथमेटिकल वो किया कि अगर मैं लेट्स से 100 को किसी पर्टिकुलर किसी कॉलम से डिवाइड कर रहा हूँ, हम्म, कोई हाइट लगा लो, हमारे पास हाइट कॉलम है, तो अगर हाइट से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर कभी ये नीचे डिवीजन में जीरो आ जाता है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बट नल इफ, ये जो कोलैश फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नल इफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो तुम रेप्लिकेट कर सकते हो, सिर्फ कोलैश याद रखो। बाकी ये बेसिक फंक्शंस अलग अलग डेटाबेस में होते हैं, बस यहाँ पे है अवेलेबल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी अगर काम आ जाए तो मैं मतलब मेरे को, मैंने खुद लाइफ में कभी यूज नहीं किया है फंक्शन। कोलैश तो बहुत ज्यादा कॉमन है, इफ नल इज एग्जैक्टली कोलैश। सो अब फिल्टरिंग हम कर चुके हैं। अब फिल्टरिंग ये वाली कर ली थी हमने। फिल्टरिंग में एक लाइक पैटर्न मैचिंग, मैचिंग शायद मैंने नहीं करवाया तुम्हें। तो अब एक और केस आता है हमारा। तो अगर लेट्स से तुम्हें कोई पर्टिकुलर पैटर्न पता है जिस पैटर्न पे तुम्हें फिल्टरिंग करनी है, या फिर तुम्हें लेट्स से तुम्हें सारे के सारे वो बंदे चाहिए जिनका फर्स्ट नेम डी से स्टार्ट होता है,
सो अब हमारे पास तो पूरा का पूरा कॉलम अवेलेबल है, हम ओवरऑल फिल्टरिंग कैसे करें? या तो मैं एग्जैक्ट नाम पे ले सकता हूँ, या फिर इन आता, या तो हमें ये आता है। अभी तक तो हमें इक्वालिटी आती है, इन आता है। तो इनमें भी अगर स्टार्ट कैसे होगा वो कवर ही नहीं कर पाएंगे हम। तो यहाँ पे आता है एक पैटर्न मैच मेकिंग के लिए लाइक फंक्शन। सो और ये फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। तो अगर फर्स्ट नेम, अब इसके थोड़े से पैटर्न स्टार्ट होते हैं। अगर हम यहाँ से करते हैं, डी से स्टार्ट होगा, कैपिटल डी डाला मैंने, तो हमारे पास अब सारे के सारे डी से, या स्टार्ट वाला मेरे को भी याद नहीं है, डी से स्टार्ट एंड बाद में कुछ भी। हाँ, तो ये जो मेरा परसेंटेज साइन है, इसका मतलब है डी इज द फर्स्ट लेटर एंड उसके बाद कुछ भी, दिस मीन्स एनीथिंग आफ्टर दैट। और जो मैंने ये किया था इसमें था कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो, लास्ट डी होना चाहिए। इसमें लास्ट पे डी लग गया था एंड दिस इज स्टार्टिंग डी। कि इसका मतलब है कि स्टार्ट डी से हो रहा है, उसके बाद कुछ भी। एंड फिर लास्ट के ऊपर भी हम लगा सकते हैं डी से स्टार्ट और ई से खत्म हो, कि और बीच की वैल्यू कुछ भी हो। तो अभी हमारे पास सारे के सारे वो पेशेंट्स आ गए जो डी से स्टार्ट होते हैं और ई से खत्म होते हैं एंड बीच में। सो ये जो हमारा परसेंटेज साइन है, इसका मतलब है कि वैल्यू कुछ भी हो बीच में अगर ये हटा देता। केस सेंसिटिव इस केस में है नहीं ये, अगर हम देखें, केस सेंसिटिवनेस नहीं है। हर वो भी शायद डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करती है कि कॉलम कौन सा कंपेयर किया जा रहा है, स्ट्रिंग है, वेयर कार है। बट तुम नॉर्मली ये कर सकते हो, ऐसा इस डेटाबेस में नहीं आ रहा, बट केस सेंसिटिविटी होती है यूजुअली। सो कि ये सीक्वलाइट का डेटाबेस है, माई सीक्वल में केस सेंसिटिविटी होती है, इसमें नहीं आ रही है। वो भी हर कॉलम पे नहीं होती, कुछ कॉलम्स पे होते हैं। दो टाइप के कॉलम्स आते हैं, एक तो होता है हमारा कि स्ट्रिंग कॉलम हो गया, एक वेरिएबल कैरेक्टर भी होता है। अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, किसी एक पे रहती है वो केस सेंसिटिविटी, या फिर दोनों पे नहीं होती है। वो तुम सर्च कर सकते हो अलग से। हाँ, हाँ, तो हमारा ये लाइक फंक्शन आ जाता है। इसमें तुम वेरिएबल्स के साथ खेल सकते हो कि आगे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। अब क्या, मैं फर्स्ट टू लेटर्स डिसाइड कर लिया मैंने कि डी ओ से स्टार्ट हो और ई से खत्म हो, तो हमारे पास चार नेम आ गए। तो मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स तक भी जा सकता हूँ मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही लेना। डी ओ वाई भी कर दिया मैंने कि एक यहाँ पे कुछ भी हो। मेरे को दो नाम थे वो ढूंढने थे, डॉयल एंड डॉयल वगैरह कुछ भी। या फिर ऐसे, या ये तो अलग बाद में भी खेल सकते हो तुम। यहाँ पे लास्ट लास्ट ए और डी से हो, या हाँ। तो इस वे में लाइक हमारा काम करता है। इन हम कर चुके हैं, बिटवीन कर चुके हैं हम, एग्रीगेशंस कर चुके हैं, एंड ग्रुप बाय के साथ एग्रीगेशंस भी हम कर चुके हैं। जॉइंस हम कर चुके हैं, लेफ्ट एंड इनर जॉइन। राइट जॉइन सिर्फ लेफ्ट का उल्टा होता है। फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन कर चुके हैं हम। क्रॉस जॉइन एंड सेल्फ जॉइन रहते हैं, वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे। अभी हम यूनियंस पे आते हैं। तो अब हम यूनियन पे आते हैं। यूनियन के बाद फिर हम सब क्वेरीज करेंगे। सब क्वेरीज अलग अलग टाइप की जितनी भी अवेलेबल है। तो यूनियन क्या होता है कि तुम्हारे पास दो क्वेरीज है, और दोनों थोड़ी ऐसी क्वेरीज है कि दो एक क्वेरी में तुम लिख नहीं सकते थे। कि जैसे ये हो गया, और लेट्स से कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड अलग टेबल से था कि मेरे को एडमिशन से पेशेंट आईडी उठानी थी, एंड यहाँ से सिर्फ डोनाल्ड नाम के पेशेंट्स उठाने थे, लेट्स से। एंड इसको मैंने डिस्टिंक्ट रख लिया। तो ये दो अलग अलग थे, और मेरे को लास्ट फाइनल रिजल्ट में मेरे को इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो हम तब यूनियन यूज करते हैं कि दो क्वेरी का रिजल्ट ऊपर नीचे ऐड अप हो जाए। अब इसमें एक चीज, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये जो है इसका रिजल्ट, जितनी भी रोज आई होगी, लेट्स से 5 रो आई होगी। लिमिट से स्टार्ट थोड़ा सा वो करता हूँ मैं इजी, कि अगर इस सिलेक्शन को मैं रन करता हूँ तो हमारे पास 2 रोज आई है, और लिमिट यहाँ पे भी लगा के, और मैं इस सिलेक्शन को यूज करता हूँ तो हमारे पास 2 आई है। अब मैं इसका यूनियन करता हूँ, लिमिट के साथ नहीं कर सकते यार, इसमें नहीं कर सकता मैं। हाँ, तो वो तो फेल ही हो गया।
बट हाँ, तो जहाँ पे जितनी भी रोज रहेगी आपकी, इस दिस नंबर ऑफ रोज हेयर प्लस नंबर ऑफ रोज हेयर, तो हमारे पास जो जो भी डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पेशेंट आईडीज आएगा यूनियन में, वो आपका रिजल्ट में आ जाएगा। तो यूनियन ये करता है कि आपका जो भी मतलब ऊपर का रिजल्ट है और नीचे का रिजल्ट है उसको ऊपर नीचे लगाता है। थोड़ा एक्सेल में समझाता हूँ मैं यहाँ पे, डिफिकल्ट है। लेट्स से तुम्हारी जो फर्स्ट क्वेरी है उसका रिजल्ट आ रहा था 1 2 3। सेकंड क्वेरी है उसका रिजल्ट आ रहा था 1 3 5 6। ठीक है, अब जो तुम्हारा यूनियन हो गया उसके बाद जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो होगा 1 2 3। उसके बाद जो डिस्टिंक्ट थे वो हट जाते हैं इसमें, जैसे जो डुप्लीकेट्स थे वो हट जाते हैं यूनियन में, 4 5 6 7। तो तुम्हारे जो डुप्लीकेट्स हटाने के बाद जितनी भी आखिरी की यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज आई है उसका रिजल्ट रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ और कॉलम भी होता, लेट्स, फिर क्या होता, अब जो हमारा रिजल्ट रहता वो कॉम्बिनेशन रहता कि कॉम्बिनेशन में यूनिक क्या है। तब हमारा फिर ये इस चीज की वैल्यू रिमूव करते हैं, 2 मिनट तो 1 का 2 कोई कहीं पे नहीं है, 2 3 है, 3 4 है कॉम्बिनेशन। तो अब हमारा यूनियन का रिजल्ट ये रहता। एंड इससे पहले जब सिंगल कॉलम था, क्योंकि डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते थे वहां पे, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट नहीं करते, पहले यूनियन हो जाता है एंड फिर डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाता है। ये हमारा नया रिजल्ट है। एंड पुराना रिजल्ट होता कि ये प्लस ये, अब यहाँ से जो डुप्लीकेट्स है वो रिमूव हो जाते हैं। तो यूनियन में ये होता है। अब एक और इसका केस होता है यूनियन ऑल। तो यूनियन ऑल में ये चीज नहीं होती। यूनियन ऑल में फिर हम डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं होते, बस बेसिक यही डिफरेंस है। यूनियन में हमारा क्या था, हाँ, यूनियन में डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाते हैं एंड यूनियन ऑल में डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं होंगे तुम्हारे। यूनियन ऑल में तुम सारी वैल्यूज एज इट इज आएगी, 1 3 4 5 6 7 यूनियन। और ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल का रिजल्ट। मतलब फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है पूछा जाना। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा कि यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस रहेगा। एंड यहाँ पे भी मैंने डाल रखा है इसमें, तो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होगा तुम्हारे रिजल्ट्स के साथ है। 2 मिनट तो। हाँ, तो अ, हम आते हैं, यूनियन हो गया, यूनियन ऑल हो गया हमारा, और यहाँ पे इसका डिफरेंस भी बता दिया मैंने तुम्हें। अब हम आते हैं सब क्वेरीज में। अब सब क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना। या उससे पहले ना, मैं जितने भी हमने कंसेप्ट किया, अभी रिसेंटली मेरा एक इंटरव्यू हुआ था एंड बेसिक सा क्वेश्चन है, तो मैं तुम लोग ट्राई करो वो देखना चाहता हूँ। तो ये सामने ही तुम्हारे क्वेश्चन डाल दिया मैंने, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है एंड तुम्हें फाइनल रिजल्ट इस फॉर्म में देना है मेरे को, M0 M1 M। क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर है जो भी मेंशन्ड है मेरे हाँ। तो अभी मैं तुम्हें, मतलब मेरे को 5 से 6 मिनट मिले थे, मैं तुम्हें 10 से 15 मिनट देता हूँ। जो जो कोई भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, मतलब अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो तुम्हारे ग्रुप बाय केस वैन सब कुछ, हाँ हटा दिया मैंने वो, तो तुम्हारे ग्रुप बाय और एग्रीगेशन जो भी हमने अभी तक किया है वो सब कुछ क्लियर है इसका मतलब। एंड तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी काफ़ी अच्छी चल, मतलब अच्छे लेवल पे आ गई है तुम्हारी, अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो ये एक बारी क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने के लिए।
हाँ, क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प ले सकते हो तुम। किसी से हुआ अभी तक? I'll give you like 3-4 minutes more. नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस फॉर्मेट में ही नहीं आएगा ये, जिस फॉर्मेट में नीचे चाहिए हमें। है या I'll give you like 3-4 more minutes.
आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया अब तो। अ, चल एक काम करते हैं। चलो क्वेरी नहीं लिखी गई, ठीक है, किसी के दिमाग में अप्रोच है वो बता दो अनम्यूट करके, कि किस अप्रोच से तुम स्टार्ट करोगे एंड कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अनिल, मेरे कुछ हेलो। सवाल थे आपसे, थोड़ा पूछना था। हम्म। जैसे मेरा अप्रोच है एक्टिवेशन मंथ निकालना है, तो हमें वो मंथ क्रिएटेड एड से हमें एक्सट्रैक्ट करना है जहाँ रिंग आईडी हम्म। सबसे मिनिमम होगी किसी यूजर आईडी के लिए। तो हम रिंग आईडी को ग्रुप कर सकते हैं यूजर आईडी वाइज। हम्म। तो उसमें से जो रिंग आईडी में जो मान लीजिए 0 से या 1 से या किसी भी, ठीक है, मतलब रिंग आईडी वगैरह अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर जनरेट होता है सिस्टम चलो में, आगे तो आगे जो बताओ। सब, ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। ठीक है, तो उससे एक्टिवेशन मंथ आ गया। हम्म। उसके बाद ये इसकी तो वैल्यू समझ में आया, एम नॉट एम वन एम टू एम थ्री पे टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं क्या वो? हाँ, क्योंकि कोहॉर्ट है तो सब्सिक्वेंट ऊपर लिखा है ना कि एक्टिवेशन हाँ। मंथ है हमारा, मंथ ऑफ एक्टिवेशन M0, M1 होगा उससे अगला मंथ, M2 होगा उससे अगला मंथ। तो तुम्हारे पास लेट्स से तुम थे, तुमने अमेजोन पे शॉपिंग की जनवरी में, फिर तुम फेब्रवरी में आए कि नहीं ये चेक करना है। तुम्हारा फेब्रवरी M1 होगा, मार्च तुम्हारा M2 होगा, M3 तुम्हारा अप्रैल होगा, और सो on। अच्छा, तो ये जो फर्स्ट रो है ये एक पर्टिकुलर किसी यूजर आईडी के लिए है? नहीं नहीं, ये पूरे इस मंथ में जितनी एक्टिवेशन है उसके लिए। ओके, हाँ, और ये ऐप वाइज डेटा है। हम्म। कोई और भी बता रहा था कुछ? अमन, तुम बोल रहे थे, कोई बोल रहा था, अमन ने। हाँ, मेरा थोड़ा ये क्वेश्चन समझने ही में इशू हो रहा है। ये रिंग आईडी क्या था, उसी में चलो मुझे इशू हो चलो, रहा है। अब मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा। देखो, रिंग एक्टिवेशन से तुम्हें एक्टिवेशन मंथ मिल जाएगा, ये उन्होंने क्लियरली लास्ट लाइन में बोल दिया यहाँ पे। अब वाई डज इट मैटर कि फर्स्ट रिंग है या लास्ट रिंग है? अगर मैं मिनिमम पे लगा दूंगा क्रिएटेड एड पे, एक यूजर आईडी का मिनिमम ऑन क्रिएटेड एड लगा दूंगा, तो मेरा फर्स्ट रिंग एक्टिवेशन ही होगा ना वो। क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, फर्स्ट रिंग, रिंग 1, रिंग 2, या जो जो रिंग आईडी के बेसिस पे। ये है कि फर्स्ट रिंग जो भी एक्टिव हुई उसको तुम एक्टिवेशन मंथ मान लो फॉर अ यूजर। तो तुम बेसिकली यूजर आईडी पे ग्रुप बाय करके एंड मिनिमम करके, सो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ थी ये, कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिंग एक्टिवेशंस ग्रुप बाय यूजर आईडी। तो यूजर आईडी आ गई तुम्हारे पास, मिनिमम ऑफ क्रिएटेड ऐड। अब इसके अंदर से हम थोड़ा सा मंथ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मंथ एक्सट्रैक्ट करने का वो डेट के अलग अलग फॉर्मेटिंग्स वो होते हैं कि कैसे ना कैसे हमने कर लिया मंथ एक्सट्रैक्ट। तो मैंने इस वे में मंथ एक्सट्रैक्ट कर लिया कि एक्टिवेशन मंथ मेरा ये रहेगा। तो मेरे पास हर यूजर आईडी की एक्टिवेशन मंथ आ गया इस वे में, राइट? ये बिल्कुल क्लियर है। तो अब आ गया, अब क्या चाहिए हमें? सब्सिक्वेंट, उसने कितनी बार हर हर महीने में ऐप किस किस ने यूज किया, वो निकालने के लिए मेरे को यूजर सेशंस में आना पड़ेगा, क्योंकि ऐप का डेटा तो यूजर सेशंस में है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम यूजर सेशंस। तो इसको मतलब ओवरऑल हमने प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको सबसे पहले पार्ट्स में डिवाइड किया कि हर यूजर की रिंग एक्टिवेशन मंथ निकाल लिया हमने। अब क्या है, उसी जितने भी यूजर हैं जिन्होंने ऐप यूज किया उनका सब्सिक्वेंट मंथ्स में क्या है, ये ऐप उन्होंने पर मंथ कितनी बार यूज किया। तो लेट्स से अगर हम मंथ डायरेक्टली लिख लेता हूँ, मैं मंथ ऑन टाइम स्टैम्प, अगर मैं डिस्टिंक्ट यहाँ पे लगा दूंगा, तो मेरे पास हर यूजर की किस मंथ में वो एक्टिव था वो आ जाएगा एक्स्ट्रा डिटेल। ठीक है, एक्टिव मंथ, राइट? अब क्या करना है हमें, अगर मैं इन दोनों को यूजर आईडी पे ज्वाइन करूंगा, अब मैं थोड़ा एक्सेल में लेके जाता हूँ इसको, तो और ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। तो रिंग एक्टिवेशंस से जो मैंने पहली क्वेरी लिखी,
वो उठाते हैं हम। एंड सेकेंड क्वेरी लिखी, वो उठाते हैं। तो हमारा पहली क्वेरी का जो रिजल्ट है वो होगा यूजर आईडी एक्टिवेशन मंथ। अब इसको मैं एक सीटी नाम दे दूंगा, जो भी है एक्स, एंड हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड हर एक का मंथ आ जाएगा। इसका आ गया जैन, इसका फेब, इसका जैसे मार्च, इसका जैन, इसका फेब। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी इसने मंथ में एक्टिवेशन किया मैंने यहाँ पे निकाले। तो अब हर यूजर का मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, यूजर आईडी एंड एक्टिव लगा लो। तो 1 अगर जैन में एक्टिवेशन किया तो जैन में एक्टिव तो हो गई, फिर उसने फेब में भी किया 1, फिर मार्च में भी किया। तो अब मैं इसको और इसको ज्वाइन करता हूँ तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, यूजर आईडी एक्टिवेशन मंथ एंड एक्टिव तो लेट्स से फर्स्ट यूजर आईडी का लेते हैं 111। ये था जैन एक्टिवेशन मंथ रहेगा इसका, एंड एक्टिव में क्या आ जाएगा, जैन फेब मार्च। हमने ज्वाइन कर लिया था यूजर आईडी पे। अब क्या होगा, अब मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ, लेट्स से डेल्टा। डेल्टा में मैं इन दोनों का मंथ का डिफरेंस निकालता हूँ। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, राइट। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया इन अ वे। अब इसमें क्या करूँगा मैं फिर कि एक केस स्टेटमेंट लिखेंगे हम, सिलेक्ट एक्टिवेशन मंथ पे ग्रुप बाय करेंगे एंड नीचे केस वन स्टेटमेंट्स लिखेंगे। केस वन डेल्टा इक्वल्स 0 तो हमें यूजर आईडी लेनी है, एल्स नल एंड हर जो m0 m1 है ना उसकी हम केस स्टेटमेंट लिखेंगे, या इसको सम 1 भी कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर एक्टिव था तो बस उसके बेसिस पे ले लिया हमने। तो जब भी अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 में तो हमारा ये आ गया एज m0। सिमिलरली हर मंथ का हम एक वो कर देंगे केस वन स्टेटमेंट एंड फ्रॉम जो भी हमने ऊपर बनाया ग्रुप बाय 1। तो तुम्हारा एक्टिवेशन मंथ पे हमने ग्रुप बाय किया, अंदर हर एक उसके लिए केस स्टेटमेंट लिखी। यहाँ पे 0 है, अगले में हर एक में चेंज होता रहेगा, ये मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन है। अब इसकी फाइनल पूरी की पूरी क्वेरी मैंने यहाँ नहीं लिखी है, बट ओवरऑल लॉजिक ये है कि रिंग एक्टिवेशन से तुमने ये निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया, इसको और इसको ज्वाइन करोगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम में इसका और इसका डिफरेंस निकाल लिया एंड फिर इसके सीटी को डायरेक्टली यहाँ पे ग्रुप बाय कर दिया। तो किसी को मतलब समझ आ गया हो या नहीं आया? हाँ संदीप बोलो। खाली जैसे उस क्वेश्चन में बताया गया था कि यूजर का जो पहला रिंग आईडी नहीं जिस मंथ में ये नहीं एक्टिवेट लिखा, होगा, ये लिखा है कि जो भी पहली रिंग एक्टिवेशन होगी, जो भी पहली रिंग एक्टिव हुई है वो एक्टिवेशन मंथ होगा। अब पहली रिंग तो कोई भी एक्टिव हो सकती है, पहली रिंग मतलब जो भी फर्स्ट एक्टिवेशन है। ओके ठीक है, हम समझ में आ गया। ओके मैं ये क्वेश्चन फिर से डालता हूँ और फिर दोबारा मैंने जो अप्रोच बताई है खुद पूरी की पूरी क्वेरी लिखना। अभी मैंने सिर्फ बताई है, अगर उसके बाद भी नहीं क्लियर होता फिर दोबारा रीच आउट करना। मतलब अभी ओवरऑल ऊपर ऊपर से लॉजिक बताया मैंने कि ग्रुप बाय एग्रीगेशंस, केस वन स्टेटमेंट, डेट डिफ वगैरह ये सब इकट्ठे लग रहे हैं इसमें, ठीक है। बट ये काफ़ी अच्छा मतलब बेसिक सिंपल जो हमने कंसेप्ट यूज़ किए हैं उसके बेसिस पे है। आगे एक दो क्वेश्चन और थे बट उसमें फिर एडवांस्ड वो लगेगा तो वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो अब हम सब क्वेरीज पे आते हैं, अगर किसी को उस क्वेश्चन में डाउट नहीं है अभी तो। हाँ, तो लेट्स गो टू सब क्वेरीज। सब क्वेरीज जो अलग अलग टाइप है वो उनके नाम नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सब क्वेरीज यूज कहाँ कहाँ होती है हम उसमें आते हैं। तो सबसे पहले आती है एक फिल्टरिंग के लिए जो सब क्वेरीज यूज होती है, या फिर किसी कॉलम की तुम्हें वैल्यू ऐड करनी है
उसके लिए जब यूज होती है। तो अगर लेट्स से हम पेशेंट्स पे जाते हैं, पेशेंट्स टेबल पे काम करते हैं, अब तुम्हें चाहिए कि जितने भी लेट्स से तुम्हें वो सब पेशेंट्स चाहिए जिनकी एवरेज हाइट से ज़्यादा हाइट है। तो उससे पहले तो तुम्हें एवरेज हाइट निकालनी पड़ेगी। अब एवरेज हाइट या तो तुम मैनुअली निकाल के कहीं से यहाँ पे डाल दो कि तुमने निकाल ली अलग से, अलग किसी कॉलम से, एंड 123 वो वैल्यू आ गई, या फिर जिस क्वेरी से निकाली थी वो क्वेरी सीधा यहाँ डाल दो, फ्रॉम। अब क्या होता है जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू या इस टाइप के फंक्शन जहां पे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है उसमें सब क्वेरी यूज करते हैं, तो हमें जो अंदर वाली क्वेरी है उसका भी एक सिंगल रिजल्ट आना चाहिए। जैसे इसका सिर्फ एक सिंगल रिजल्ट आ रहा है एंड ये तभी ये हाइट के साथ कंपैरिजन हो सकता है, बट लेट्स से इसके दो रिजल्ट आते हैं, या ऐसे अगर मैं ये अंदर ये रन करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, इसको एम्बिग्यूटी हो जाएगी कि किस वैल्यू से कंपेयर करूं। इतनी सारी वैल्यू है, अंदर वाला तो बहुत सारी वैल्यूज दे रहा है हमें, किसके साथ कंपेयर करूं। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का कुछ हो एंड सिर्फ हमें सिंगल उसके साथ कंपैरिजन करना हो, तो अंदर कोई ना कोई एग्रीगेशन लगा के एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए तुम्हारी अंदर वाली क्वेरी में, अंदर वाली क्वेरी की सिंगल वैल्यू रिटर्न हो ताकि वो कंपैरिजन में आ पाए। तो अब हमारे रिजल्ट ये आ जाता है। तो लेट्स से पेशेंट आईडी आ गई, यूजर की हाइट आ गई, ठीक है। अब ये सब, अब इसी चीज को अब इसी चीज को क्योंकि ये सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा, अब सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा तो मैं एज अ डायरेक्टली कॉलम में फिर से यहाँ पे डाल सकता हूँ कि हर रो के लिए एक एक सिंगल वैल्यू मेरे को देता रहेगा। तो हर बंदे की हाइट आ गई और उसके साथ में एवरेज हाइट भी आ गई। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक वाली सिंगल वैल्यू वाली सब क्वेरी है, इसको स्केलर सब क्वेरी भी बोलते हैं। अब इसको सिलेक्ट में यूज़ कर सकते हैं हम, वेयर में यूज़ कर सकते हैं फिल्टरिंग के लिए, एंड हैविंग की फिल्टरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड केस वैन वगैरह में तो कर ही सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। फिर आती है हमारी थोड़ी सी मल्टी रो सब क्वेरी। अब मल्टी रो सब क्वेरी में क्या होगा कि हमारे पास जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर यार सिंगल वैल्यू ना हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब अब ये हमारी मल्टीपल रो देगा। अब मल्टीपल रो जब देता है तो मेरे को अगर याद हो तो कि फिल्टरिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है। अगर ये मेरे को सारी की सारी वैल्यूज़ दे दे, अब हमें चाहिए ये सारी हाइट्स आ गई है, लेट्स से इसमें हाइट ना ले, पेशेंट्स ले लेते हैं, एडमिशन्स वाले पेशेंट ले लेते हैं कि तुम्हें वो चाहिए था कि जितने भी पेशेंट्स एडमिट हुए हैं वो नहीं चाहिए हमें, हमें नॉर्मल बंदे चाहिए सारे। तो तुम क्या करते हो, इन नॉट इन, जहां पे भी मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपैरिजन होता है। तो हमारा इन और नॉट इन में क्या होता था, अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज डालते थे कि इसके साथ कंपैरिजन होना चाहिए। तो अंदर वाली जो ये सिलेक्ट पेशेंट फ्रॉम एडमिशंस वाला क्वेरी है, ये हमें बहुत सारी क्वेरी मल्टीपल वैल्यूज दे रहा है, देख रहे हो नीचे। एंड इसके अंदर डिस्टिंक्ट लगा लोगे तो और ऑप्टिमाइज हो जाएगी, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, 6 भी रिपीट हो रहा है। तो अब हमारी अभी हाँ, तो अब हमारी क्वेरी है कि जब भी किसी मल्टीपल उसके साथ कंपेयर करना इन एंड नॉट इन के साथ, तब ये कर सकते हैं। अंदर इस वाले में एवरेज भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें एवरेज वगैरह नहीं, बट वो फिर सिंगल वैल्यू के साथ कंपैरिजन हो जाएगा तुम्हारा। तो मल्टी रोज वाली क्वेरीज ये होती है, इन एनी ऑल, मतलब इस इन ही यूज होता है, इन एंड नॉट इन में यूज होती है मोस्टली है, और कहीं पे मैंने देखा नहीं है इसको यूज होते हुए। एंड हमेशा ये याद रखना कि एक सिंगल कॉलम के साथ ही होगा ये। अगर मैं यहाँ पे एक और कुछ डाल दूँ तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक कॉलम तो एक के साथ ही कंपेयर कर सकता है, दूसरे के साथ कैसे करेगा। तो ये सिंटेक्स एरर आ गया कि सब सिलेक्ट रिटर्न्स टू कॉलम्स, तो जो इसको ये सब सिलेक्ट बोल रहा है। तो हमेशा जब जो हमने अभी तक दोनों चीज़ें की है, दोनों में इसमें सिंगल वैल्यू चाहिए, इसमें सिंगल कॉलम चाहिए। एंड फिर हम आते हैं थोड़ा सा एडवांस इस पे, कोरिलेटेड सब क्वेरीज पे। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी में क्या होता है कि तुम
तो अभी तक हमारी जो ये वाली क्वेरी थी ना, ये इंडिपेंडेंटली रन हो रही थी, कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा था, ये रन हो जा रही थी, अपना रिजल्ट दे रही थी। सबसे पहले ये रन हो रही थी एंड फिर बाकी की चीज़ें रन हो रही थी, कि पहले ये रन हो जाए, फिर पेशेंट से डेटा आया, फिर वेयर क्लॉज लगा। अब क्या होता है, एक आती है हमारी कोरिलेटेड क्वेरीज। तो कोरिलेटेड क्वेरीज में क्या होता है कि तुम रेफरेंस कर सकते हो, एक टाइप से जॉइन लगा सकते हो, कि अब लगाओ हम क्या करते हैं, एडमिशन्स में कुछ है ऐसा जो यूज कर सके। इसमें तो डिपार्टमेंट था सेम। हाँ, एक काम करते हैं, सिटी वाइज एवरेज हाइट पे कुछ काम करते हैं कि हाँ, लेट्स से कि हमें एवरेज हाइट ही कंपेयर करनी है फिर से। अब तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि मेरे को वो सारे के सारे पेशेंट चाहिए और उनकी हाइट चाहिए जो अपनी सिटी की एवरेज हाइट से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, तुम्हें अब पहले तो हमने पूरे के पूरे जितने भी डेटाबेस है उसके एवरेज हाइट से कंपेयर कर दिया था इसको। अब क्या होगा कि इसकी जो यूज़र है उसकी हाइट होनी चाहिए ज़्यादा, सिर्फ एवरेज हाइट उससे नहीं, बट उसकी सिटी लेवल की इंफॉर्मेशन से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरह से ये जॉइन लगता है। तो इनको सब कोरिलेटेड सब क्वेरीज कहते हैं, कि जो अंदर वाली क्वेरी है और ये वाली क्वेरी है, ये फिल्टरिंग या कुछ ऐसे करेंगी कि जॉइन लग पाए। अब क्या होगा, हमें सिटी लेवल पे चाहिए कि जो एवरेज हाइट की वैल्यू हो वो इस यूजर की सिटी के उस पे आ जाए। तो हम इसको P2 दे देंगे, इसको P1 दे देंगे, एंड फिर हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे वेयर क्लॉज के साथ। तो यहाँ पे हमने फिल्टरिंग लगा दी, P1 डॉट सिटी शुड बी इक्वल टू P2 डॉट सिटी। तो अब क्या होगा कि हर बारी जब ये अंदर वाली क्वेरी रन हो रही है, ये इस पेशेंट टेबल से जाके पूछ रही है, ओके तुम्हारी सिटी क्या है, उस सिटी की ही हम एवरेज हाइट निकाल के दे देते हैं। देखो, अब तुमने देखा होगा क्वेरी को रन होने में बहुत टाइम लग गया। तो कोरिलेटेड सब क्वेरीज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेरी रन होने में टाइम ले सकती है काफ़ी ज़्यादा। तो हम ट्राई करते हैं कि ये कभी बहुत रेयरली यूज़ हो, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो इसके बिना सॉल्व हो ही नहीं सकती है। तो अगर हम फिर से रन करेंगे, देखो लोड हो के फिर अचानक से चलो एक बार कुछ और रन करता हूँ, फिर पता चलेगा डिफरेंस। ये मैंने रन किया, फिर से मैं इसको रन करता हूँ, अभी तक रन हो जाती है यूजुअल क्वेरीज, ये इतना टाइम ले रही है। तो कोरिलेटेड सब क्वेरीज टाइम बहुत लेती है, बट जो अंदर वाली क्वेरी है वो बाहर वाले टेबल को रेफरेंस करके अपनी फिल्टरिंग लगा सकती है कि ओके किस चीज़ की वैल्यू चाहिए। अब ये ग्रेटर देन था तो हमें मतलब एवरेज वगैरह चाहिए था, अब इसी को रेफरेंस अलग वे में भी किया जा सकता है कि पेशेंट आईडी पे कि अपने सिटी के पेशेंट्स नहीं चाहिए या कुछ ना कुछ। मतलब जो मल्टी रो वाला पहले किया था ना हमने, कोरिलेटेड कोरिलेटेड सिंगल एवरेज की क्वेरी भी हो सकती है और डिपार्ट इस लेवल पे मल्टीपल रो में भी हो सकती है। तो ये तीन टाइप की क्वेरीज सबसे ज़्यादा कॉमनली, सब तीन टाइप की सब क्वेरी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। एंड मैंने ये रिसोर्स का लिंक तो डाल ही दिया तुम्हारा, यहाँ से अच्छे से और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। अब इसमें एक दो एग्जांपल्स आ जाते हैं, देखो। अब अभी जब हमने किया था तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये पूरा दिख नहीं रहा होगा तुम्हें। तो इसने कोरिलेटेड सब क्वेरी बनाई डिपार्टमेंट नेम लाने के लिए ज्वाइन करके। तो जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसमें भी तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपनी कोरिलेटेड सब क्वेरी को किसी सिंगल वैल्यू को लाने के लिए। जब भी एक चीज याद रखना, जब भी सिलेक्ट स्टेटमेंट में कोई सब क्वेरी लिख रहे हो, हाँ बहुत टाइम लेगी रन होने में, बट उसकी वैल्यू हमेशा सिंगल होनी चाहिए। जैसे अब ये है डिपार्टमेंट नेम, अगर ये दो रो आ जाएगी तो ये मतलब रन नहीं हो पाएगा, बट डिपार्टमेंट टेबल से लेके आया तो सिंगल रो ही आनी चाहिए। फिर हम वेयर क्लॉज में तो ये वाला तो हम कर ही चुके हैं। फिर हाँ, ये वाला दिखाता हूँ, दिस विल बी अ लिटिल। हाँ, तो ये जो हम सीटीज अवॉइड करने के लिए जो हमने शुरू किया था,
नहीं सीटीज का नहीं है, सॉरी सीटीज का नहीं है ये अभी एग्जैक्टली अब ये दो टेबल्स यूज हो रहे हैं इसमें डायरेक्टली अगर तुम देख पाओ तो ये सीटीज वाला ही है हाँ। तो हमने अंदर जो ये किया है इसको एज अ सीटी इसने ये दे दिया, सीटी तो नहीं दिया मतलब इसने तो सिर्फ एलियास दिया, बट अगर तुम्हें सीटी ही नहीं आता तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन कि उसको नेस्ट करना पड़ता है अपनी क्वेरी को, तो इसका जो रिजल्ट है ये यहाँ पे रह जाएगा और इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन तुम्हें सीटी से ऑलरेडी आता है। उसके बाद जो ज्वाइन है अंदर वाले के साथ नहीं हुआ कुछ, ज्वाइन ज्वाइन हुआ है बाहर वाले के साथ ही। तो ये सब क्वेरीज है And, हाँ मतलब ये जो पूरा लिंक है यहाँ पे जाओ एंड थोड़ा सब क्वेरीज को देखो। और मैं इस चीज़ पे अब हमारा सिर्फ विंडो फंक्शंस रह गए हैं एंड थोड़े से और ज़्यादा एडवांस कंसेप्ट। यूनियन हो चुका है, जॉइंस हो चुका है, जॉइंस के कुछ सेल्फ जॉइन है बट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, विंडो फंक्शंस कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये सब क्वेरी है, सब क्वेरीज का और अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट किया वो सारे फिर से मतलब इनके ऊपर मिक्स करके मैं फिर से क्वेश्चंस दूंगा एंड वो तुम सॉल्व करना मतलब ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। एंड जो मैंने ये क्वेश्चन दिया ये मैं ग्रुप पे डालता हूँ एंड तुम फिर से ट्राई करना कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। एंड विंडो फंक्शंस के कुछ मेरे क्योंकि क्लास फिर से नेक्स्ट वीक होगी तो मतलब मैं विंडो फंक्शंस के बीच में ही कुछ रिसोर्सेज दे देता हूँ तुम्हें एंड वहाँ से समझने की कोशिश करना। अगर वहाँ से ना समझ पाओ तो मैं कोशिश करूँगा कुछ अपनी वीडियो स्निपेट टाइप बना के तुम्हें भेज दूँ एंड फिर हम जितना उसके क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे कि ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग और ज़्यादा बेटर हो सके। सो किसी को डाउट किसी भी चीज़ से रिलेटेड अभी? अनुज इस तरह के क्वेश्चंस हमें हमसे साथ शेयर कीजिएगा हाँ ताकि हाँ हम वो क्वेश्चंस, प्रैक्टिस हाँ करें। क्वेश्चंस मैं पक्का शेयर करूँगा। मतलब यूजुअली मैं क्वेश्चंस शेयर कर ही रहा हूँ, मैंने पहले इजी से स्टार्ट किया था कि तुम्हारा बेसिक थोड़ा ऊपर एक बारी बेस बन जाए। अब मैं मतलब जो जो कंसेप्ट कर चुके हैं हम, जैसे ग्रुप बाय एंड केस में सब कुछ हो चुका है, अब इसी चीज़ से रिलेटेड जितने हो सके हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। एंड मतलब अगर मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ तो कोशिश करना कि जो कंसेप्ट तुम्हें मतलब आते हैं सबसे, विंडो फंक्शंस के अलावा जो भी ट्राई कर सकते हो सबसे वैसे ट्राई करो। बट विंडो फंक्शंस चीज़ें आसान कर देते हैं बट हमने किए नहीं है अभी तो। हाँ तो बस आई विल बी शेयरिंग दिस क्वेश्चन एंड रिसोर्स लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे एंड हम फिर आगे क्वेश्चन अनुज हाँ इस वीक के दोनों लेक्चर वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए। हाँ मैं कर दूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो हाँ, वो मैं कर दूंगा। ओके चलो ओके थैंक्स अनुज। हाँ ओके गाइस बाय। और क्वेश्चंस मतलब ट्राई करते रहो जितने भी है। अब तुम लोग डेटा लेमोर पे इजी लेवल क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो कि मतलब थोड़े से अच्छे हार्ड लेवल पे आ चुके हो एंड विंडो फंक्शंस के बिना करो जितना हो सके क्वेश्चन, कोई भी मुश्किल मतलब चाहे तुम्हें 5 सीटी लिखने पड़ जाए बट विंडो फंक्शंस के बिना करो उस चीज़ को कि किसी प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेरी भी आ जाए तो तुम लिख सकते हो। ये ना हो कि तुमने दिमाग में सॉल्यूशन सोच लिया एंड फिर तुम्हें यार कि इतनी कॉम्प्लिकेशन क्या ही लिखूंगा मैं, तो ऐसे डरना नहीं है। मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस ट्राई करो। इजी मतलब डेटा लेवल पे तो इजी लेवल इज डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल। तो हाँ चलो बाय गाइस।